दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। बहुत सारे लोगों को इस बारे में दुविधा होती है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, और इनको लेकर के अनेक तरह की दुविधाएं हैं। दूसरा, इतनी सारी उपभाषाएं और बोलियां होने के बाद इसे याद कैसे करें। तो विद्यार्थियों, हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी की उपभाषा और बोलियों के बारे में आपको समझाएंगे। प्रत्येक उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं और उन बोलियों की क्या विशेषताएं हैं और वो कौन से विशेष भारतीय क्षेत्र में उच्चारित होती हैं, बोली जाती हैं। उसके अलावा हम हिंदी की उपभाषा और बोलियों को लेकर एक संक्षिप्त बहुत वीडियो बनाएंगे जिसमें इनका पूरा इतिहास तो दिखाएंगे ही बहुत संक्षिप्त रूप से, और विशेष रूप से आपको वो ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप हिंदी की उपभाषा और बोलियों को आसानी से याद कर सकें, उन्हें समझ सकें। तो आप वीडियो देखना मिस न करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आप वीडियो देख सकें। हम लगभग हर टॉपिक की ट्रिक जरूर बताएंगे ताकि आसानी से आप याद कर सकें, समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 उनमें बोलियां संग्रहित होती हैं। उपभाषाएं कौन कौन सी 5? पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी, चौथी पहाड़ी और 5वीं बिहारी। पहली पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कोरवी, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियों की गणना की जाती है। ये बोलियां इसके अंदर आती हैं। दक्षिणी पश्चिमी हिंदी भाषा की वह बोली है जो पश्चिमी क्षेत्र से बाहर मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है। हरियाणी, कोरवी और दक्षिणी बोलियां आकार बहुला हैं। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला बोलियां हैं। हरियाणी, कोरवी और दक्षिणी बोलियों पर पंजाबी का प्रभाव अधिक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी ब्रज भाषा की ही उपबोलियां हैं। तो ये तो हुई पश्चिमी हिंदी की। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। ये बोलियां आती हैं 3 इसके अंदर। तीसरी है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूभाग में बोले जाने वाली उपभाषाएं आती हैं जैसे कि भोजपुरी, मगही और मैथिली। चौथी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, जयपुरी, शेखावाटी आदि बोलियों की गणना की जाती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने भोली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है। वस्तुतः आदि भीली यानी कि अनार्य राजस्थानी और गुजराती का मिश्रित रूप है। राजस्थानी हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया है। जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। 5वीं उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के 3 उपरूप हैं, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियों की गणना की जाती है। पूर्वी पहाड़ी ही नेपाली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में स्थान प्राप्त है। मध्य पहाड़ी की 2 भाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब हम एक एक बोली को लेकर के उसकी चर्चा कर रहे हैं। कोरवी। बीम्स, ग्रियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि अधिकांश भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली यानी कि मानक हिंदी का आधार कोरवी है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोल बुक ने कन्नौजी, इष्टविक तथा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रज भाषा और मसूद हसन खान ने हरियाणी को माना है। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से खड़ी बोली का मुख्य आधार किसे माना गया है। एक तरह से ये इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। कोरवी रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला पूर्वी भाग और पटियाला के पूर्वी भाग में बोली जाती है।
अगर सवाल यह है कोरवी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो इस सवाल का जवाब यह है कि कोरवी यहाँ यहाँ बोली जाती है। कोरवी का क्षेत्र हरियाणा, ब्रज और पहाड़ी बोलियों के बीच में पड़ता है। कोरवी के क्षेत्र को पहले क्रू जनपद कहते थे। इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने इस बोली को कोरवी नाम दिया था। कोरवी नाम किसने दिया, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। कोरवी में लोकगीत और लोक कविताएं मिलती हैं, परंतु उच्च साहित्य मानक हिंदी में ही मिलता है। इस बोली के आदि अक्षरों में स्वरलोप होता है, जैसे कि गूंठा, अंगूठा, यानी कि अंगूठे को गूंठा बोलते हैं, अषाढ़ को साढ़, उठाना को ठाना, इलाज को लाज, इकट्ठा को कट्टा, खुशबू को खुशबू, तुम को तम इत्यादि। इसमें दीर्घ स्वरों के बाद भी व्यंजन का द्वित्व रूप होता है, जैसे कि गाड़ी गाड़ी, बेटा बेटा, सजा सजा आदि। कोरवी में मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता है, जैसे देना, लेना, चपड़ासी, कुड़की, कुर्की को आदि। हरियाणी। हरियाणी या हरियाणवी का विकास उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। हरियाणी खड़ी बोली अहीरवाटी मारवाड़ी से घिरी हुई बोली है। कुछ लोग इसे खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। हरियाणी का क्षेत्र सामान्यतः हिसार, रोहतक, करनाल, पटियाला, नाभा, जींद और दिल्ली प्रदेश का सम्मिलित भूभाग है। हरियाणा और वहाँ की बोली को हरियाणी कहते हैं। गिरियर्सन ने हरियाणी को बांगरू नाम दिया है। इस क्षेत्र में जाटों का बाहुल्य अधिक है, अतः इस बोली को जादू भी कहते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणी को स्वतंत्र बोली न मानकर खड़ी बोली का ही एक उपरूप माना है। हरियाणी में लोक साहित्य पर्याप्त है, परंतु लिखित साहित्य का अभाव सा है। बुंदेली। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा के झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा उसके निकटवर्ती भूभाग को बुंदेलखंड कहते हैं तथा इसकी बोली को बुंदेलखंडी या बुंदेली कहते हैं। बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा। लाल कवि ने छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। पद्माकर और केशव दास का संबंध बुंदेलखंड से रहा है, परंतु उनके ग्रंथों की भाषा बुंदेली प्रभावित ब्रज ही रही। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बहुत प्रसिद्ध हैं और बुंदेली अपने आप में बहुत ही प्रिय बोली है। ब्रज का उसमें पुट दिखाई देता है। हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार बुंदेली कन्नौजी के समान ब्रज की ही एक उपबोली है। बुंदेली में 10 स्वरों ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ के अनुनासिक रूप भी मिलते हैं, जैसे कि ऊँठा, अंगूठा, न्यो, नाखून आदि। व्यंजनों में महाप्राण से अल्प प्राण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे कि जीभ, जीभ, दूध, दूध, हाथ, हाथ आदि। तो ये विशेषताएं, ये परिवर्तन उसमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं कन्नौजी की। कन्नौजी शब्द संस्कृत कान्यकुब्ज से विकसित है। कान्यकुब्ज कर्ण उज्ज कन्नौज। कन्नौजी जनपद का पुराना नाम पांचाल था। कन्नौज ही कन्नौजी बोली का केंद्र है। कन्नौजी ब्रज भाषा के इतनी अधिक समान है कि इसे ब्रज भाषा की ही एक उपबोली माना जाता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा और पीलीभीत में कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी का शुद्ध रूप कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, ओरिया में व्यवहृत होता है। अन्य क्षेत्रों की कन्नौजी अवधि, ब्रज, बुंदेली आदि से प्रभावित है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रज भाषा का ही एक उपरूप माना है। कन्नौजी में स्वमध्य है के लोप की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे कि करहू, करऊ, कहियों, कहियों आदि।
ब्रज के अंतिम यो या वो के स्थान पर कन्नौजी में अधिकांश स्थलों पर ओ मिलता है, जैसे गयो, गओ, भयो, भव, खायो, खाओ आदि। कन्नौजी में वा तथा ईवा प्रत्ययों का प्रयोग बहुत होता है, जैसे कि बच्चा, बचवा या बचवा, लड़का, लड़िकवा, बाप, बपुआ, छोकरी, छोकरिया आदि। बघेली। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने बघेली को अवधी की ही उपबोली माना है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। हम जब हिंदी भाषा के विकास की बात करेंगे तब आपको शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। रीवा तथा आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेली खंड कहलाया और वहाँ की बोली बघेल खंडी या बघेली कहलाई। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। इस बोली का क्षेत्र रीवा है, अतः इसे रीवा भी कहा जाता है। यह बोली मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, माडला, बालाघाट, उत्तर प्रदेश के बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर इत्यादि जिलों के कुछ भागों में प्रचलित है। बघेली क्षेत्र के उत्तर में अवधी तथा भोजपुरी, पूर्व में छत्तीसगढ़ी, दक्षिण में मराठी तथा दक्षिणी पश्चिम में बुंदेली क्षेत्र पड़ते हैं। बघेली बोली लोक साहित्य संपन्न है, परंतु साहित्य का अभाव है। तिरहारी, जुड़ार, गहोरा बघेली की मुख्य बोलियां हैं। बघेली के अंतर्गत सर्वनामों में मुझे के स्थान पर मवा, मोही, तुझे के स्थान पर तवा, तो ही विशेषण में हा प्रत्यय लगता है, जैसे कि मरकहा, गंजहा, नीकह, निकहा, कटहा आदि। बघेली में मोर का मवार, तोर का तवार, पेट का प्याट, देता का द्यात रूप होता है, यानी कि इस तरह से परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अलग अलग बोली अलग क्षेत्र के कारण विशेष है और उसमें उस क्षेत्र विशेषता के कारण परिवर्तित भी होते हैं रूप से। छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ की बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। इसे लरिया या खलटाही भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में हुआ है। छत्तीसगढ़ी की मुख्य उपबोलियाँ सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिंज वाली आदि हैं। इस बोली का क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी के कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति है, जैसे इलाका, इलाखा। इसमें अघोषीकरण पाया जाता है, जैसे कि शराब, शराब, बंदगी, बंदगी, खराब, खराब आदि। छत्तीसगढ़ी में से के स्थान पर छः तथा छः के स्थान पर से बोलने की प्रवृत्ति है, जैसे कि सीतापुर, छीतापुर, छेना, सेना आदि। बिहारी हिंदी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों को बिहारी हिंदी उपभाषा कहा है। बिहारी हिंदी को दो भागों में पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी में विभाजित किया जा सकता है। पूर्वी बिहारी के अंतर्गत मैथिली और मगही दो बोलियां हैं। पश्चिमी बिहारी में मात्र भोजपुरी बोली है। बिहारी हिंदी का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी बोली के अर्थ में भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग 1779 ईस्वी में हुआ। 1789 ईस्वी में हुआ। यह शब्द काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए प्रयुक्त हुआ है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी की बोलियों में भोजपुरी का प्रथम स्थान है। बिहार राज्य का भोजपुर जनपद इस बोली का केंद्र है। भोजपुरी का अधिकांश भूभाग उत्तर प्रदेश में और कुछ भाग बिहार प्रांत में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर के संपूर्ण जिले, जौनपुर, मिर्ज़ापुर एवं बस्ती जिलों के पूर्वी भाग में भोजपुरी बोली जाती है। बिहार प्रांत के छपरा, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण इत्यादि जिलों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है।
झारखंड राज्य के रांची और पलामू के कुछ भागों में भोजपुरी व्यवहृत होती है। भोजपुरी में लोकगीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा रही है। ये बहुत विशिष्ट परंपरा है भोजपुरी में लोक गीतों की प्रचलन को लेकर के। लोक कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर ने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। महेंद्र मिसिर के पूर्वी लोकगीत मुजरे और विवाह के विदाई गीत अत्यंत लोकप्रिय हैं। नदी नारे न जाओ शाम पैया परू सदृश्य उनके कई गीत हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में व्यवहृत हुए हैं। भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुआना, फिजी आदि में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। मगही मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। मगही का मागधी का अर्थ है मगध की भाषा, परंतु आधुनिक मगही प्राचीन मगध तक ही सीमित नहीं है। ये बोली बिहार राज्य के पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर तथा झारखंड राज्य के पलामू, हजारीबाग तथा उसके निकटवर्ती भूभाग में बोली जाती है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में व्यवहृत होता है। पटना की मगही पर मैथिली, भोजपुरी तथा उर्दू का प्रभाव है। दक्षिणी सीमा की मगही ओडिया से, पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से और पूर्वी सीमा की बंगाली से प्रभावित है। मगही में लोक साहित्य पर्याप्त है, जिसमें गोपीचंद और लोरिक के लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। मैथिली मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। इसका उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व में तथा मगध के उत्तर में मिथिला है और वहाँ की बोली मैथिली है। मैथिली का क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया तथा उत्तरी संथाल परगना है। इसके अतिरिक्त यह मालदह, दिनाजपुर, भागलपुर, तिरहुत सब डिवीज़न की सीमा के पास नेपाल की तराई में भी बोली जाती है। मैथिली की 6 बोलियां हैं: उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिका छिकी तथा जोल्हा बोली। बिहारी हिंदी की बोलियों में केवल मैथिली ही साहित्यिक दृष्टि से संपन्न है। शेष में लोक साहित्य जरूर मिलता है, लेकिन विशिष्ट साहित्य नहीं। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। मैथिली साहित्य के प्राचीन काल के गीतकारों में विद्यापति और गोविंद दास मध्यकाल के नाटककारों में रणजीत लाल और जगत प्रकाश मल्ल, कीर्तनिया नाटक लिखने वालों में उमापति उपाध्याय, एकांकीकारों में शंकरदेव, संत कवियों में साहेब रामदास, कृष्ण भक्त कवियों में मनबोध झा और आधुनिक काल के साहित्यकारों में चंदा झा, तंत्रनाथ झा, हरिमोहन झा आदि प्रसिद्ध हैं। अर्थात इन रचनाकारों ने अलग अलग काल के अंदर अलग अलग तरह की रचनाएं मैथिली में लिखी हैं। राजस्थानी हिंदी। सर जॉर्ज गिरिसन ने राजस्थान की विभिन्न बोलियों को सामूहिक रूप से राजस्थानी हिंदी कहा। डॉक्टर गिरिसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया: पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। मारवाड़ी राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर जिलों में तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में बोली जाती है। लोक साहित्य की दृष्टि से मारवाड़ी संपन्न उपभाषा है। प्रचुरता में लोक साहित्य मिलता है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। मीराबाई के पद कहीं मारवाड़ी और कहीं ब्रज भाषा में हैं। हिंदी साहित्य के आदिकालीन वीर गाथा काव्य इसी उपभाषा में यानी कि मारवाड़ी में लिखे गए हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा गया है। जयपुरी। यह राजस्थान के पूर्वी भाग की बोली है। इसका केंद्र जयपुर है और जयपुर का पुराना नाम ढूंढाण है, इसलिए इस बोली को ढूंढानी भी कहते हैं। जयपुरी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है।
जयपुरी की मुख्य उपबोलियाँ हैं तोरावटी, काठड़ा, चौरासी, अजमेरी और हाड़ौती। हाड़ौती कोटा, बूंदी, पारन और झालावाड़ में बोली जाने वाली बोली है। मेवाती। मेवाती राजस्थानी के उत्तर पूर्व की बोली है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। मेवाती नाम मेव जाति के इलाका मेवात के नाम पर पड़ा, अर्थात मेव बाहुल्य क्षेत्र अधिक होने के कारण इसे मेवाती कहा गया। मेवाती का क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास का क्षेत्र है। इसकी एक मिश्रित उपबोली अहिरवाटी है जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणी का प्रभाव है। मेवाती की अन्य उपबोलियाँ राठी, नहेर, कठर, गुजरी आदि हैं। मालवी। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी है। उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा या मालव का नाम से कई शताब्दियों से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। यह उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक तथा आसपास के क्षेत्र में विवृत होती है, अर्थात प्रचारित होती है, बोली जाती है। मालवी बुंदेली और मारवाड़ी के बीच की स्थिति में है। मालवी की मुख्य उपबोलियाँ सोड़वाड़ी, रांगड़ी, पाटवी, रतलामी आदि हैं। कुमाऊनी। नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ क्षेत्र का परंपरागत नाम कुर्मांचल है, जिसे अब कुमाऊँ कहते हैं तथा यहाँ की बोली को कुमाऊनी कहते हैं। कुमाऊनी पर दर्द, खस, राजस्थानी खड़ी बोली, हिंदी आदि के अतिरिक्त किरात, भोट आदि तिब्बत चीनी परिवार की भाषाओं का भी प्रभाव रहा है। कुमाऊनी में प्राचीन साहित्य तो नहीं, परंतु आधुनिक काल में साहित्य सृजन हो रहा है। लोक साहित्य की दृष्टि से कुमाऊनी संपन्न बोली है। कुमाऊनी की 10 से अधिक उपबोलियां हैं, जैसे कि खसपरजिया, कुमैया, फलदकोटिया, पछाई, चौगरखिया, गंगोला, दानपुरिया, सीराली, सोरियाली, अस्कोटी, जोहारी, रऊ चौम्भेसी तथा भोटिया। ये उसकी उपबोलियां हैं। गढ़वाली। कुमाऊं के पश्चिमी छोर से यमुना तक का भूभाग केदार खंड कहलाता है। मध्यकाल में यहाँ पवार राजपूतों और पाल वंश के राजाओं का शासन था। 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण इस क्षेत्र का गढ़वाल नाम रखा गया, कहा गया, अर्थात इसे गढ़वाल की बोली गढ़वाली है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप माना जाता है। गढ़वाली में भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातियों की भाषाओं के अनेक तत्व मिश्रित हैं। गढ़वाली लोकगीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित हैं। लोक साहित्य और लोकगीत के लिए बहुत ही अच्छी बोली मानी जाती है। प्रचुर मात्रा में इसमें उपलब्ध है ये साहित्य। वर्तमान में गद्य और पद्य में विभिन्न विधाओं में साहित्य लिखा जा रहा है इस बोली में। दक्षिणी। दक्षिणी का मूल आधार दिल्ली के आसपास की 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली है। दक्षिण में प्रयुक्त होने के कारण इसे दक्षिणी बोली कहा जाता है। मुस्लिम शासन के विस्तार के साथ हिंदुस्तानी बोलने वाले प्रशासक, सिपाही, व्यापारी, कलाकार, फकीर, दरवेश इत्यादि भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आए। उनके साथ ये भाषा भी पहुंची। उत्तर भारत से जाने वाले मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त होने लगी। दक्षिणी में कुछ तत्व पंजाबी, हरियाणी, ब्रज तथा अवधी के भी हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों से भी लोग दक्षिण में गए, जिससे ये भाषा मिश्रित हो गई। इससे आप ये समझिए कि भाषा का विकास, बोली का विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब व्यक्ति जाते हैं तो उस तरह से होता है। व्यक्ति अपने साथ कुछ भाषा, कुछ बोलियों के शब्द, कुछ लहजा अपने साथ लेकर के जाता है और जहाँ जाता है कुछ वहाँ का स्वीकार कर लेता है। और चूँकि व्यापार के लिए, काम के लिए या परिवर्तन के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता रहता है, जाता रहता है, तो इस तरह से भाषा और बोली भी परिवर्तित होती रहती है और एक दूसरे में मिश्रित होती रहती है और उसका विकास भी होता है और कहीं कहीं खामियां भी उसमें दिखाई देती है। दक्षिणी का मुख्य क्षेत्र बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर तथा गोंडत है।
बरार मुंबई तथा मध्य प्रदेश है। दक्षिणी पर बाद में उर्दू का भी प्रभाव पड़ा, साथ ही तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ का भी प्रभाव लक्षित होता है। दक्षिणी की मुख्य उपबोलियाँ गुलबर्गी, बिदरी, बीजपुरी और हैदराबादी हैं। प्राचीन काल से ही दक्षिणी में साहित्य सृजन होता रहा है। दक्षिणी के शरफुद्दीन बू अली कलंदर ने लिखा है कि सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन का भोर कबहू न होए। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुर दराज कृत मेराजुल आशकीन दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। शिकारनामा और तिलावतुल वजूद दो अन्य रचनाएं हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक श्रेष्ठ कवि हैं। मुल्ला बजही दक्षिणी के विशेष उल्लेखनीय साहित्यकार हैं। ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समकालीन थे, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई प्रेम कथा कुतुब मुश्तरी के नायक मोहम्मद कुली कुतुब शाह स्वयं हैं। मुल्ला वजही कृत सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। हैदराबाद निवासी सैयद हुसैन अली खान ने 1838 ईस्वी में चादरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया था। दक्षिणी में महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर अल्प प्राण व्यंजनों के प्रयोग की प्रवृत्ति है, जैसे देख देख, गुला घुला, कुछ कुछ, समझ समझ, अधिक अधिक इत्यादि। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो हिंदी की उपभाषा और बोलियों को लेकर के। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभप्रद और ज्ञानप्रद रही होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कैसी लगी। और यदि इस वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया।